तो आ जाओ शुरू करते हैं आज की वार्तालाप को। तो पिछली सेशन में मतलब पिछली क्लास में हमने ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। ये तीनों देखो ये तीनों चैप्टर हमने खत्म कर लिए थे। आज के सेशन में आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी बड़ा होता है बट इसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम होती है एग्जाम में। आपको मैं सिमिलर पॉइंट्स बता दूंगा जिन सिमिलर पॉइंट्स के बेसिस पर आप हर तरह का आंसर लिख पाओगे। आई रिपीट, हम इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स तक जाएंगे और कोर तक जाकर मैं आपको उस तरह के पॉइंट बता दूंगा जिससे आप इन पांचों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। जब आप इन पांचों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे तो उन्हीं डिफरेंस के बेसिस पर आप इनके आंसर बड़े ही आराम से लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं, जरा सुनो। तो हम पे आते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का फ्रेमवर्क, किसी भी तरह का ढांचे का मतलब हुआ किस तरह का मेरा बिजनेस होगा, मेरे बिजनेस में कौन ओनर होगा, मेरे बिजनेस में कौन मैनेजमेंट करेगा, मेरे बिजनेस में कौन पैसा डालेगा, मेरे बिजनेस में कौन कौन बेनिफिट लेगा, कौन कौन अपना इंटरेस्ट रखेगा। हर तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन में कवर होती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो लिटरल मीनिंग आता है वो आता है सारी जरूरी चीजों को अरेंज करना, बट इसका एक थोड़ा सा बड़ा मीनिंग और आता है। उस बड़े मीनिंग में ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ढांचा जिसके तहत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया जाता है। कौन जूनियर होगा, कौन सीनियर होगा, वो एक फ्रेमवर्क कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसका बॉस है, किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं मिलकर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इसी को बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे पास कितने तरीके हैं एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के। मेरे पास ये 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मेरे पास ये 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सुनना जरा, पहले सुनना। अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे बस, उसके बाद ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो सुनो, सबसे पहले तो हम अपने आसपास देखें, जितनी भी दुकानें होती हैं वो सारी की सारी सोल प्रोप्राइटर के बेस्ट एग्जांपल में आ जाती हैं। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब सिंगल, सोल मतलब सोलो, सिंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर मतलब होता है सेलर। तो जहां पर सिंगल सेलर हो, जहां पर एक ही बंदे का ओनरशिप हो, एक ही बंदा व्यापार करता हो, ऐसे बंदे को मैं सोल प्रोप्राइटर कहता हूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ मिलकर के काम करते हैं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के काम करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग। अब देखो, सवाल ये उठता है कि एक बंदा भी तो बिजनेस चला सकता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत क्या पड़ती है। साफ सीधी बात है, जरूरत ये पड़ी कि पैसा चाहिए, मैनेजरियल स्किल चाहिए, इसके अलावा जो अगर बहुत सारे बंदे आएंगे तो आप एक बंदा कितना सोचेगा, सोचो एक बंदा कितना सोच सकता है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी तो आगे बढ़ेगा। ये जरूरत आई पार्टनरशिप की, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। बट पार्टनरशिप की लिमिटेशन ये है, यहाँ पर हम 50 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते। चलो 50 नहीं, आप चाहते हो 100, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो तो 100 रख सकते हो, बट नॉर्मली 50 होते हैं। तो ये कंडीशन हो गई, चलो छोड़ो इसको, अभी 1 मिनट साइड रखो। अब देखो हुआ क्या, पार्टनरशिप में दिक्कत ये है आप बाहर से पैसा नहीं उठा सकते। मैं 10 पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूं तो वो 10 पार्टनर तो आपस में पैसा डाल पाएंगे, बट पार्टनरशिप फर्म में आप बाहर से पैसा नहीं उठा सकते। तो ये भी दिक्कत आ गई कि एक बंदा अकेले पैसा कितना लगाएगा। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आई कंपनीज। सुनना, देखो एक बंदा पैसा लगा सकता था, उसमें कोई शक की बात नहीं थी। एक बंदा मैनेजमेंट कर सकता था, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। बट वो बंदा कितना मैनेज करेगा या कितना पैसा डालेगा, तो इस वजह से 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक साथ आने की जरूरत पड़ी फॉर अ बिजनेस पर्पज। उसी को हमने बोल दिया पार्टनरशिप, हाथ मिला करके आगे बढ़ना। ठीक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब सुनो, ये जो कंपनी होती है, कंपनी की जरूरत क्यों आन पड़ी। पार्टनरशिप में लोग अपने आप पैसा लगाते हैं, पार्टनरशिप में बंदे अपना पैसा लगाते हैं। बट कंपनी के केस में क्या होता है, सपोज मेरे को चाहिए 10,000 रुपए, मैं क्या करूंगा, 10 रुपए के 1000 शेयर बनाऊंगा। 10 रुपए के मैंने बनाए 1000 शेयर, और मैंने क्या करा, हर किसी को, मतलब 1000 लोग ढूंढे, उन 1000 लोगों को 10 रुपए का शेयर बेच डाला। क्या आप बताओ वो लोग 10 रुपए का शेयर खरीद लेंगे?
बोलो बिल्कुल खरीद लेंगे। 10 रुपए में कौन नहीं खरीद सकता, सोचो। बट अगर मैं उनसे 10,000 लगाने को बोलता तो हो सकता था वो नहीं लगाते। तो ये फायदा हुआ कंपनी का। कंपनी में हम पब्लिक से बड़े ही प्यार से पैसा उठा सकते हैं। पार्टनरशिप में पैसा उठा पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मतलब पैसा बाहर से नहीं उठा सकते आप, लोन के तौर पे उठा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। बट कंपनी का सिस्टम देखो ना कितना अच्छा सिस्टम है। 10-10 रुपए तो कोई भी लगा देगा, मैं भी लगा दूंगा यार 10 रुपए तो ये चीज होती है। अगर मैं 10-10 रुपए 1000 लोगों से मांगे तो वो दे देंगे, तो 10,000 रुपए मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो दैट्स वाई कंपनी की जरूरत पड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब बात करते हैं इसकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चलो छोड़ बाद में रहेगी। पहले देखो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है सुनना। पुराने जमाने में नहीं होता यार, बहुत सारे लोग साथ मिलकर काम करने लगते हैं। मतलब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की बात करूं मैं, तो जो हिंदू फैमिलीज होती हैं वो साथ मिलकर काम करती हैं कि मतलब मेरा बिजनेस था, मेरा बेटा उसमें पार्टनर बन गया, मेरा और बेटा मतलब मेरे और बच्चे होंगे वो भी इसमें पार्टनर होते जाएंगे। तो कोई बंदा अगर बाई बर्थ मेंबर बनता है किसी बिजनेस का तो उसे हम बोलेंगे HUF का बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स मिलकर के बिजनेस चलाते हैं। जनरली ऐसा एग्रीकल्चर में देखा जाता है। एक आपको एग्जांपल दूं, नॉर्मल एग्जांपल, तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा तारक मेहता, तो वहां पर देखो जैसे टप्पू ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ओनर बन जाएगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस तरह का सिस्टम। तो ये हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जनरली एग्रीकल्चर में देखा जाता है और इससे ज्यादा इसकी कोई वो नहीं है। चलो देखो सुनो, फिर आती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ इस तरह की सोसाइटीज या इस तरह का बिजनेस, मतलब इस तरह की सोसाइटी या इस तरह का बिजनेस बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर मेंबर्स एक साथ आकर के वो अपना वो बना लेते हैं ग्रुप। सोसाइटी में क्या होता है, मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं और वो आपस में ही खेलते रहते हैं। मेंबर्स एक साथ आकर के एक सोसाइटी बना लेंगे और वो आपस में ही अपने मेंबर्स को लोन देते रहेंगे या अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का। सुनना जरा, हम 15-20 लोग थे। हम 15-20 लोगों ने क्या करा कि हम लोग एक साथ आ गए और अपनी एक सोसाइटी बना ली। अब सोसाइटी बनाने के बाद हम लोग उसमें एक फंड जमा करते रहेंगे, मेंटेनेंस वगैरह जो भी आप मान लो, या मतलब मैं किसी भी तरह से पैसा डालता रहूंगा एक फीस की तरह। जब मेरे को लोन चाहिए मैं ले सकता हूँ, या किसी भी तरह से उन मेंबर्स के फायदे के लिए हम उस पैसे को यूज करते रहेंगे। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है इस तरह की सोसाइटी या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मेंबर्स अपने फायदे के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आई रिपीट, दोबारा से एक बार सुन लो। सोल प्रोप्राइटर का मतलब हुआ ऐसा बंदा जो इकलौता बिजनेस चलाता है। पार्टनरशिप का मतलब हुआ जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। पार्टनरशिप का ही जुड़वा भाई होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का ही जुड़वा भाई होता है विद मेन फीचर्स ऑफ कंपनी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा, इस पे आएंगे, डीप चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है LLP और 1% कंपनी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं अपने। चलो छोड़ो, अब सुनो। कंपनी की जरूरत ये पड़ी कि मेरे को अगर बाहर से पैसा उठाना है तो मेरे को कंपनी के तौर पर पैसा उठाना पड़ेगा। ठीक है, बात खत्म। ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ इस तरह की सोसाइटी जहां पे मेंबर्स अपने फायदे के लिए पैसा उठाते हैं और उसको अपने ही यूज के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखो जैसे अमूल एक तरह की कॉर्पोरेटिंग सोसाइटीज में आ जाता है। तो अमूल में क्या होता है, मेंबर्स मिलके दूध डालते हैं, वही पैसा कमा लेते हैं, हो गया काम। इस तरह की चीजें होती हैं, आप भी डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट जो अल्टीमेट मेंबर्स का फायदा होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उधार वगैरह के लिए होती हैं कि मेंबर्स साथ आ जाते हैं और वो अपने ही मेंबर्स को लोन देते रहते हैं। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। तो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। इसके अलावा भी और तरह की कई सारी सोसाइटी हो सकती हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकती है कि हम लोग साथ मिलकर एग्रीकल्चर करेंगे, जो भी प्रोसीड आएंगी बांट लेंगे आपस में। तो आप जब साथ मिलकर के मेंबर्स के फायदे के लिए वो बनाते हो सोसाइटी, उसको मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, देखो आओ 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 आगे चल रहे हैं, 1 सेकंड बस। तो देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं
ऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ फ्रेमवर्क, वो ढांचा। तो वो ढांचा कई तरह का हो सकता है। देखो जैसे सोल प्रोप्राइटर, इकलौता बंदा अपना मैनेजमेंट कर सकता है, इकलौते बंदे का कंट्रोल रहेगा। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो कई 2-3 बंदे एक साथ आ जाएंगे। कंपनी की बात करूं तो बाहर से पैसा आ जाएगा। कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात करूं तो मेंबर्स आपस में एक दूसरे को फायदा दे देंगे। ठीक, देखो सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो ये स्मॉलेस्ट बिजनेस होता है इन सबके कंपेरिजन में। मतलब एक तरह से मैं बोलूं तो होता नहीं है, मतलब हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ना, एक बंदा बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ले तो पॉसिबल है। बट इस तरह के बिजनेस जनरली छोटे होते हैं, बट ये न्यूमेरिकली सबसे बड़े होते हैं। दीज आर द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स। सुनो कैसे, आज निकलना और बाहर जाके देखना कितने ठेले हैं और कितनी कंपनी है। कंपनी ढूंढने से मिलेंगी, बट मतलब कंपनी होती है यार, बहुत होती है, वैसे मना नहीं कर रहा, बट ठेलों के कंपैरिजन में देखना या जो सिंगल शॉप है उनकी कंपैरिजन में कंपनी वगैरह देखोगे बहुत ही कम मिलेंगी, क्योंकि दुकान खोलना कंपेरेटिवली बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू कंपनी। ठीक, उसमें कोई शक नहीं है। आगे देखो, तो इंडिविजुअल डे टू डे वाली चीजों के लिए बिजनेस खोलते हैं सोल प्रोप्राइटर वाले, जहां पर सिंगल बंदा ही प्रॉफिट जनरेट करता है। पूरी जिम्मेदारी एक सिंगल बंदे की होती है। जितनी भी लायबिलिटी आएगी वो एक सिंगल बंदे की होगी, जितनी एसेट होंगी वो भी एक सिंगल बंदे की होंगी। प्रॉफिट तुम्हारा, लॉस भी तुम्हारा, रिस्क भी तुम्हारा। कोई और बंदा तुम्हारे साथ वो झेल नहीं सकता। दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या सोल प्रोप्राइटर में एम्प्लॉयज को रख सकते हो? रखो ना, मना किसने करा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल ओनरशिप की। आप अपने नीचे कितने भी एम्प्लॉय रख लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बट ओनरशिप अगर एक बंदे की है तो वो सोल प्रोप्राइटर रहेगा। ठीक, फायदा देख लो, इजीएस्ट होता है इसका एस्टेब्लिश करना। आपको दुकान खोलने के लिए किसी की परमिशन थोड़ी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो लाइसेंस चाहिए होता है शराब का ठेका खोलने के लिए। मेरे भाई नॉर्मल चीजों की बात चल रही है यहाँ पे, एक्सेप्शन को रूल मत बनाओ। तो अगर देखो मैं नॉर्मल चीजों की बात करूं तो आपको जनरली कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता है। जब चाहे तब चाहे आप ठेला लगा लो। ठीक है, तो देखो हाँ इजीएस्ट है, खर्चा वर्चा कम होता है। खर्चा कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस कॉस्ट नहीं होती। अगर आप कंपनी बनाने जाओगे तो आपको इतने फॉर्म भरवा देंगे कि आपका आधा पैसा तो कंपनी बनाने में चला जाएगा। इतना लगता नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बट उस पर कंप्लायंस बहुत होते हैं। तरह तरह के फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, सीए से साइन करवाओ, सीएस से साइन करवाओ, लॉयर से साइन करवाओ, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कंपनी के इसमें। लेकिन देखो सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो उस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, डिसीजन जल्दी आ जाते हैं। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। इसके अलावा देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अब ये है किस चीज का नाम, ये समझना। सपोज दैट मैं अपनी सोल प्रोप्राइटर फर्म चला रहा हूं, मतलब मैं अपनी एक दुकान चला रहा हूं या अपनी एक फैक्ट्री चला रहा हूं जिसका मैं इकलौता ओनर हूं। अब वो चीज कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है इसका मतलब क्या कि मैंने उसे बना रखा है वैसे ही मेरे नाम पे चल रही है वो। कल को जाकर के उसका सारा पैसा डूब जाता है और फिर भी उधार रह जाता है। मतलब फर्म के ऊपर उधार है 5 करोड़ का और मेरे पास एसेट है सिर्फ 1 करोड़ की, तो 4 करोड़ कहां से आएगा? वो मेरे पर्सनल एसेट से, यानी मेरी घर की प्रॉपर्टी से आएगा, चाहे वो मैंने बिजनेस में लगा रखी हो या ना लगा रखी हो। दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, मतलब मैं कितना बियर करूंगा, अमाउंट, मैं कितनी अमाउंट बियर करूंगा। अब देखो सुनो, अगर लायबिलिटी लिमिटेड होती है मतलब जितना मैंने बिजनेस में डाला है उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं डूबेगा। अगर आपने बिजनेस में 1 करोड़ डाला है तो 1 करोड़ से 1 रुपया ऊपर नहीं डूबेगा। बट अगर आपने आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपका जितना भी नुकसान होगा वो आपकी पर्सनल एसेट से भी रिकवर कर लिया जाएगा, चाहे आपने वो बिजनेस में लगा रखी हो चाहे बिजनेस में ना लगा रखी हो। दूसरा देखो, यहाँ पे फंड रेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखो फंड रेज करने की वजह से तो हम पार्टनरशिप की तरफ गए थे, क्योंकि पार्टनरशिप में फंड रेज करना हल्का सा आसान होता है और कंपनी में तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा देखो तो मे हैव अ हार्ड टाइम अट्रैक्टिंग हाई कैलिबर एम्प्लॉयज, तो मतलब देखो उन्हें मोटिवेट रखना, उन्हें ढूंढना, मतलब एम्प्लॉयज वगैरह को ढूंढना, इसके अलावा उन्हें मोटिवेट करके रखना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इकलौता बंदा है। एक इकलौता बंदा क्या क्या कर ले, ये चीज है बस। ठीक है, आगे देखो। अब देखो पार्टनरशिप में जाने से पहले मैं जरा एक चीज अपने नोट से दिखा दूं, पूछा पहले। देखो अगर आपने ये चीज याद कर ली, अगर आपने ये चीज याद कर ली तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर्टिकुलर चीज का जो आप ना कर पाओ। जो अलग होंगे वो मैं करवा दूंगा, बट ये वाला चीज अगर आपको याद हो गई
ये मतलब जो पॉइंट लिखे हैं मैंने और इनके एक्सप्लेनेशंस अगर आपने याद कर लिए किसी भी तरह से, तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाओगे कि इनके फीचर क्या है, इसके फीचर क्या नहीं है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये वाली चीज बहुत ही गौर से सुनना। अभी 5-7 मिनट हम जो बात करेंगे उस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो देखो सुनो, पहले मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटर की। फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना। तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं बनाने को लेकर के, तो उसे बनाने में कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, जब चाहो तब दुकान खोल लो। बट पार्टनरशिप के केस में कभी कभी रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है बट करा लेना चाहिए। तो फॉर्मेशन आसानी रहती है सोल प्रोप्राइटर में, थोड़ी सी टफनेस आ जाती है पार्टनरशिप के केस में। बट कंपनी के केस में फॉर्मेशन करना मतलब कंपनी को स्टैब्लिश करना बच्चों के बस की बात नहीं है। उसमें इतने फॉर्म होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजो, उन्हें भेजो, फीस दो, ये दो, वो दो, सीए बुलाओ, लॉयर बुलाओ, ऐसी सब बहुत सारी चीजें होती हैं, मेमोरेंडम बनाओ, एसोसिएशन बनाओ। तो ऐसी सब बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी केस में। तो फॉर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर मैं बात करूँ कंपनी की। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ कुछ ऐसी होता है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी जल्दी रजिस्टर हो जाती है। कंपनी केस में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं फाइनेंसिस की, तो सोल प्रोप्राइटर में फाइनेंसिस थोड़ी सी मुश्किल होती है। सोल प्रोप्राइटर में इकलौता बंदा क्या क्या डाल देगा, कितना पैसा डाल देगा। नहीं, सपोज मैं इकलौता बंदा हूं, मैं कितना डाल दूंगा। अब तुम बोलो मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूं, मैं सब डाल दूंगा। आप तब भी नहीं डाल सकते। एक बंदा अपना पैसा बिजनेस में डालने से पहले थोड़ा सा डरता है। चलो, पार्टनरशिप में थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं, चला जाने दो। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में आपके 10-10, 20-20 रुपए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। और क्या जा रहा है कंपनी के केस में, ध्यान रखना लायबिलिटी, कंपनी के केस में लायबिलिटी जितना आपने डाला है उससे ज्यादा डूब ही नहीं सकता। मतलब लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि मैंने जितना डाला है उससे ज्यादा कभी डूब ही नहीं सकता। मैंने जितना डाला है उससे ज्यादा कभी नहीं डूब सकता, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। मतलब मैंने जो पैसा बिजनेस में डाला भी है या नहीं भी डाला, अगर वो पैसा डूबा तो वो मेरे घर बार को बेच करके रिकवर कर लिया जाएगा, चाहे मैंने वो बिजनेस में डाला हो चाहे ना डाला हो। बट कंपनी में अगर मैंने 20 रुपए डाले हैं तो 20 से 21 रुपए की मेरे ऊपर आंच नहीं आ सकती। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। देखो मैंने बोल के रखा है कि मैं 20 रुपए से ज्यादा दे दूंगा, देना पड़ेगा। बट अगर मैंने नहीं बोल के रखा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो कंपनी केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनके केस में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। आगे देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है सोल प्रोप्राइटर में तो बड़ा आसान होता है, एक वसीयत बना दो, बस हो गया काम। वसीयत नहीं भी बनाओ तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी आपकी मिल जाएगी, यानी आपकी जो दुकान है वो आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली चली जाएगी बाय विल या बाय सक्सेशन। तो सोल प्रोप्राइटर में सक्सेशन बड़ा ही आसान होता है। बट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में आप सारे पार्टनर्स से पूछे बिना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट मतलब हमने शायद कल भी बात करी थी, इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी यानी गुड्स की आत्मा। आत्मा से बात करूं मैं तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है उस चीज का, वो जैसे मेरा कैलकुलेटर आपके पास है तो वो चीज तो मेरी है, मतलब प्रॉपर्टी मेरी है, बट पोजेशन आपके पास है। उस कैलकुलेटर का शरीर आपके पास है, पोजेशन आपके पास है, बट वो प्रॉपर्टी तो मेरी है। अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट तो मेरे पास है। तो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है सोल प्रोप्राइटर में वो बड़ा ही आराम से हो जाता है। बट पार्टनरशिप में सारे पार्टनर से पूछे बिना आप इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है। अगर वो कंपनी है पब्लिक, तो आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो बड़े प्यार से। मतलब शेयर बेचने होते हैं ना, जैसे आप आज की डेट में रिलायंस का शेयर ले लो, आप बेच दो किसी को भी, कोई भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी है प्राइवेट तो आप इतने आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रांसफर करने पर। आप प्राइवेट कंपनी का शेयर बिना पूछे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन दे रखी होती है। देखो सुनो, होता क्या है कंपनी केस में, चलो ये लिख दे रहा हूं। कंपनी में दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक चीज होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये होते हैं बाहरी मुद्दे,
ये होते हैं बाहरी मुद्दे। मेमोरेंडम में बाहरी मुद्दे होते हैं कंपनी के, कि कंपनी कितना पैसा उठा सकती है लोगों से, कंपनी किस तरह से काम कर सकती है, कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी। और एक चीज होती है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है कंपनी अंदर के काम कैसे करेगी। मतलब ये बताता है कि कंपनी 5 लाख का लोन ले सकती है, और ये बताता है कंपनी 5 लाख का लोन उठाएगी कैसे, किस तरह के रिजोल्यूशन पास होंगे, किस तरह की मीटिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अच्छा, कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। ठीक, कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करते हैं। फाइल करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो आप, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो कंपनी को हर एक बात, चाहे आपने कंपनी में पत्ता भी हिलाया हो, उसकी पंचायत रहती है इस आरओसी को। ये जो आरओसी होता है, इसको आपकी कंपनी के अफेयर्स में बड़ी दिलचस्पी होती है। अफेयर्स मतलब बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स, वो नहीं जो तुम समझे। तो इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बिजनेस, कंपनी के हर एक उसमें इंटरेस्ट होता है, कंपनी के हर एक काम में इंटरेस्ट होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब सुनो, तो कंपनी के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, अगर उसे एक भी पत्ता हिलाना है तो उसे आरओसी को बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हो। तो कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप शेयर को इतनी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको एओए की सुननी पड़ेगी। अगर आपके एओए में है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो आसानी से शेयर, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह पूरी करके, या आप शेयर ट्रांसफर डीड साइन कर दो, तो उसके तहत तो आप ट्रांसफर कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में, बट नॉर्मली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये सीन था। अच्छा, जिनको समझ नहीं आया अभी तक तो बस इतना बता दूं मैं कि इंटरेस्ट का मतलब होता है उस चीज की प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी किसकी है। तो सोल प्रोप्राइटर में मैं आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूं उसकी, जैसे कि अपना क्या है, पार्टनरशिप में मैं थोड़ी सी सब पार्टनर से पूछ के कर सकता हूँ। कंपनी के केस में डिपेंड करता है पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक है तो बिना पूछे कर डालो, बट अगर प्राइवेट है तो आपको एक शेयर ट्रांसफर डील बनानी पड़ेगी एंड आपको एओए के हिसाब से ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उसकी क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसमें केवल आपको बस अपना नाम वाम देना होता है, तो आप आसानी से रजिस्टर हो सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जो अपना मेन इंटरेस्ट होगा, ये जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें जो मेन इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा वो रखा जाएगा मेंबर्स का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो प्रॉफिट नहीं होता, इसका मेन मोटो होता है अपने मेंबर्स को सर्व करना, जस्ट लाइक इन एनपीओ, एक तरह से मान लो आप। ठीक है, देखो अब मैनेजमेंट की बात करें। अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट देखो, सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही मैनेजमेंट करेगा। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वही मैनेजमेंट करेगा, उसमें कुछ मतलब देखने वाली बात ही नहीं है ना। चलो, क्या हो गया इसको, हाँ, तो मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें तो एक ही बंदा है, तो उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं कि वही मैनेजमेंट करेगा। बट एक जो हम इसकी बात करते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के केस में मतलब सारे पार्टनर मिलके मैनेजमेंट कर देंगे। अगर सारे पार्टनर नहीं कर रहे हैं तो एक जो एक्टिव पार्टनर होगा वो मैनेजमेंट कर लेगा। एक्टिव पार्टनर भी मैनेजमेंट आराम से कर सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एचयूएफ की, तो एचयूएफ में जो मैनेजमेंट का मेन काम होता है वो होता है कर्ता का। एचयूएफ में जो मेन काम होता है मैनेजमेंट का वो होता है कर्ता का। ठीक है, अच्छा, एचयूएफ का सिस्टम भी सुन लो जरा, लगे हाथ। एचयूएफ में एक बंदा होता है कर्ता। कर्ता मतलब जैसे एक तरह से आप अपने घर के दादाजी मानो, तो ये जो दादाजी होता है इसकी चलती है सब जगह। और इसके नीचे होते हैं फैमिली मेंबर्स, जो बाई बर्थ उसके मेंबर्स बन जाते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली। आपके यहाँ जैसे देखो, आप सपोज मैं अपना एक जॉइंट फैमिली मान लो, एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली मान लो, उसके दादाजी हो गए कर्ता, और उसके जो मेंबर्स हो गए उन मेंबर्स को हम प्यार से बोल देते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स, हाँ, तो को पार्टनर्स बोल देते हैं उन मेंबर्स को। तो ये जो कर्ता होता है, मतलब ये जो मेन आदमी होता है, इसकी लायबिलिटी तो हो जाती है अनलिमिटेड। मतलब अगर कोई भी जिम्मेदारी आएगी तो इसके नाम की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सब बेच कर रिकवर कर लेंगे। बट ये जो मेंबर्स होते हैं इनकी क्या गलती बेचारे, ये तो छोटे मोटे नादार बच्चे हैं, दादाजी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, इनकी क्या गलती, तो इनकी लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, एचयूएफ को क्या सेटअप करना पड़ता है अलग से? नहीं, एचयूएफ को सेटअप नहीं करना पड़ता। एचयूएफ का मतलब होता है एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बाई बर्थ आप मेंबर बन जाते हो। जैसे मेरी एग्रीकल्चर फैमिली है, मतलब एग्रीकल्चर का काम चलता है हमारे यहाँ, खेती का काम। तो जितने भी लोग बनेंगे, जितने भी लोग मेरी फैमिली
मैं बोल रहा हूँ लोग बनेंगे मैं जो भी बंदा मेरी फैमिली में बर्थ लेगा उस बंदे को मैं वो बना दूंगा, HUF का मेंबर बना दूंगा। देखो शादी की बात नहीं चल रही तो वाइफ को हम नहीं बनाएंगे, बाई बर्थ की बात चल रही है, बाई बर्थ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पार्टनरशिप जो बनती है वो बाई कॉन्ट्रैक्ट बनती है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन जो HUF होता है वो बाई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कंपनी बाई लॉ बनती है। ठीक है, चलो अभी हमारे सिर से बातें ऊपर ऊपर से जा रही है, जरा डीपली समझो। अभी समझाऊंगा, पहले रुक जाओ यार, मेरे को अपनी बात खत्म करने दो। मेरे को पता है आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, वो मैं करा दूंगा अपने हिसाब से, आप बस देखते रहो। चलो देखो, अब देखो कंट्रोल कंटिन्यूटी। तो देखो सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो कंटिन्यूटी, मतलब सोल प्रोप्राइटर में कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं होती। सपोज मेरी दुकान है, मैं मर जाऊं फिर तो कंटिन्यूटी नहीं रहती सोल प्रोप्राइटर में। पार्टनरशिप के केस में ऐसा होता है, पार्टनर गया मतलब मर गया या पार्टनर छोड़ गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। मैंने बोला पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनको मिक्स मत करना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हुआ फर्म ही बंद हो गई, मतलब बिजनेस ही बंद हो गया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, ना रहेगी पार्टनरशिप ना रहेंगे पार्टनर। बट अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तो इसका मतलब होता है पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया एंड नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी की थोड़ी बहुत गारंटी रहती है। HUF में ऐसा देखा जाता है जनरली कि HUF 2 या 3 पीढ़ी चलता है, 3 पीढ़ियां तो चलती है, उसके बाद HUF बंद पड़ जाता है क्योंकि लड़ाई वड़ाई हो जाती है। वो आपको पता ही है कि जमीन अमीन के विवाद तो हर आए दिन चलते रहते हैं हमारे देश में। इसके अलावा मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एंजॉयज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है समझना। परपीचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परपीचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो कंपनी में जो होता है कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहता है, कंपनी जो होती है कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहती है। तो कंपनी एंजॉयज परपीचुअल सक्सेशन फॉर अ पीरियड, मतलब कंपनी लगातार आगे बढ़ती रहती है, कंपनी कभी बंद नहीं होगी अनलेस अदरवाइज लॉ बोल दे कि कंपनी को बंद कर डालो। जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, अच्छा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूटी की क्या चीज है। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जब तक मेंबर चाहेंगे तब तक चलेगी, जब जिस दिन मेंबर्स ने मना कर दिया उस दिन नहीं चलेगी, बात खत्म। अच्छा अगर सारे मेंबर्स मर जाएं तो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चलती रहती है, क्योंकि देखो जैसे आप क्लब का एग्जांपल लो तो आप जैसे मेंबर हो, आप मर गए कल को जाके, नहीं सॉरी मैं मेंबर हूँ क्लब का और मैं मर गया तो बाद में पता चले कमेंट में बोल रहे हो कि हमें मार दो पहले, तो मतलब ऐसी कंडीशन में सपोज मैं मेंबर हूँ क्लब का और मैं मर गया तो क्या क्लब बंद कर देंगे ये बोल के कि मेंबर तो मर गया अब क्या करें, नया मेंबर आ जाएगा। यार साफ सीधी बात है, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से बंद नहीं होती। आगे देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रहती है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आपने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कभी देखी ना हो। पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बट आपको पूछना पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर जैसा मेजोरिटी चाहेगी वैसा होगा। और कभी कभी तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शंस होती हैं जैसे कि नया पार्टनर लाना या और भी 2-4 चीजें होती हैं, वहां पर मतलब ऑल पार्टनर चाहिए वरना मेजोरिटी ऑफ पार्टनर से काम चल जाता है। HUF में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है और कर्ता की चलती है, जो भी चलेगी वो कर्ता की चलेगी। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है कर्ता करने तो अपने मन से, वो जो दादाजी है उसकी चलेगी। ठीक है, अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की इन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, क्योंकि इनको हर बात बतानी पड़ती है ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताते ही कंपनी की इंफॉर्मेशन हो जाती है पब्लिक इंफॉर्मेशन। अबे 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 क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार को बताते ही कंपनी की इंफॉर्मेशन बन जाती है पब्लिक इंफॉर्मेशन। मतलब मैंने अगर इस कंपनी ने ROC को कुछ भेजा है तो ये बात मान ली जाएगी कि जो बंदा उस कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने वो चीज पढ़ रखी है। हैं क्या बोल रहे हो, मतलब जैसे कंपनी ने बताया ROC को कि मैं 5 लाख से ज्यादा का लोन नहीं उठा सकती, और अब देखो कोई बंदा इस कंपनी को 6 लाख का लोन दे रहा है, कोई बंदा इस कंपनी को 6 लाख का लोन दे रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि गलती इस बंदे की है। इस बंदे को पता होना चाहिए था कि कंपनी केवल 5 लाख का लोन उठा सकती है,
तो अगर कोई बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उस बंदे को पता है कि कंपनी ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन गई तो बन जाती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देगा ऐसा है ऐसा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है भाई यार कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के लिए होती है, तो वहां पे अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो एज पर मेंबर्स डायरेक्शन होती है। इसमें हम लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं या एक कमेटी बनाते हैं, जैसे आपने देखा हो गोकुलम सोसाइटी में कमेटी है मेंबर्स की, तो वो चीज मीटिंग वगैरह होती है, जनरली मीटिंग से होता है, इसीलिए थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है एज कम्पेयर टू इन दोनों से, मतलब इन दोनों से। ठीक है, इसके अलावा देखो गवर्नमेंट कंट्रोल, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत, सब्सटेंशियल टू नन, बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी बहुत ही कम। यहां तो भर भर के कंपनी बनाई है तो गड़बड़ कर दी तुमने, तुमने कंपनी खोल की गलती कर दी, तुम्हें ये फील हो जाए कुछ देर बाद, सीए के साइन लाओ, सीएस के साइन लाओ, सीएमए के साइन लाओ, लॉयर से सर्टिफाई करवाओ, उससे सर्टिफाई करवाओ, तुमने आरओसी को नहीं भेजा, पेनल्टी दो। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको तो देखो गवर्नमेंट से फायदा ही मिलता है हमेशा। अब देखो गवर्नमेंट से अगर तुम्हें ग्रांट मिल रही है तो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहीं ना कहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं, बट नॉर्मली अगर एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो नहीं होगा। ठीक है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, बट अगर मैं देखूं गवर्नमेंट से कभी कभी ग्रांट वगैरह आती है तो हल्का बहुत कंट्रोल हो सकता है। चलो, सीक्रेट, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप सीक्रेट बचा के रख सकते हो, बट पार्टनरशिप के केस में आप सीक्रेट थोड़ा सा कम बचा पाओगे। एचयूएफ में बता सकते हो क्योंकि करता अपने पास सब कुछ बचा के रख सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखो एचयूएफ में ट्रस्ट का मामला होता, आप अपने फैमिली मेंबर्स को तो सीक्रेट बातें बता दोगे यार, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई भाई का खून कर डाले तो हम कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, बट एक नॉर्मल केस देखा जाए तो एचयूएफ में ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी, कंपनी में देखो सीक्रेसी की ऐसी की तैसी, हर बात आरओसी को बताओ, तो दैट्स वाई नहीं चलेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सब बताना पड़ता है यार, कैसी बात कर रहे हो, ट्रस्ट सीक्रेट कैसे बन जाएगा, साफ सीधी बात है। इसमें देखो मेंबर्स को बताना पड़ता है, दैट्स वाई थोड़ा सा सीक्रेसी कम रहती है। मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एनी टाइम। अच्छा, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंबर्स चेक नहीं कर सकते, इस बात पर ध्यान रखें, वो केवल बैलेंस शीट P&L वगैरह चेक कर सकते हैं। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो जनरल एंट्री वगैरह होती हैं उन्हें मेंबर्स चेक नहीं कर सकते पर्सनली, बट ये जो अपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है इसमें चेक कर सकते हो आप, इसमें कोई मना नहीं है। मेंबर्स का ही तो सब किया धरा है, मेंबर्स ही इवन अकाउंटिंग वगैरह सब करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ टैक्स बर्डन की, तो देखो सोल प्रोप्राइटर में टैक्स बर्डन थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, उसे केवल अपना इनकम टैक्स देना होता है थोड़ा बहुत, और जीएसटी भी हल्की बहुत देनी पड़ती है। बट अगर मैं पार्टनरशिप वगैरह की बात करूं तो थोड़ा बहुत रहता है, बट एचयूएफ में देखो एचयूएफ को इनकम टैक्स अलग कैटेगरी के अंडर डालता है। हम यहाँ पे इनकम टैक्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही डीप टॉपिक है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी। कंपनी पे देखो भर भर के टैक्स लगाते हैं, वो आपको पता ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी टैक्स लगता है, बट क्या बोल दिया मैंने, सॉरी गलती से गलत बोल दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इतना कुछ टैक्स नहीं लगता। चलो आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल जनरल बातें बताई, अब मैं क्वेश्चन बताऊं। क्वेश्चन ये है, इनमें से ये जो इसेंशियल फीचर्स हैं इनका ध्यान रखते हुए आप एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन चुनोगे अपने हिसाब से, मतलब आपको इन पांचों में से या इन छहों में से, छह कौन सी, एलएलपी छठवीं है यहाँ पे, एलएलपी, इन छह में से आपको कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करना है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको चूज करना है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको चूज करना है। इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखोगे, जिसे बनाने में आसानी हो वो ले लेना, बनाने में आसानी किसे, सोल प्रोप्राइटर को। इसके अलावा अगर आपको पैसा उठाना है पब्लिक से तो आप कंपनी को चूज कर लेना। तो आप इनके हिसाब से, मतलब इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हुए, मतलब हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाना कि कौन सी चीज मेरे को चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए, उस हिसाब से चूज करके आपको एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चूज कर लेनी है। ठीक, देखो अगर आपको लायबिलिटी चाहिए अनलिमिटेड तो कंपनी की तरफ जाओ, या फिर अगर आपको लायबिलिटी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, अगर आपको लायबिलिटी चाहिए लिमिटेड तो आप कंपनी की तरफ जाओ। बट आपको लगता है मेरे घर बेचने क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं तो प्रॉफिट कमाने वाला इंसान हूं, मैं तो करोड़ों कमा डालूंगा और अकेले कमा डालूंगा, तो सोल प्रोप्राइटर ले लो।
अगर आपको लगता है आपका कोई बहुत बढ़िया दोस्त है जो आपके साथ लायबिलिटी बांट सकता है, आप दोनों मिलकर प्रॉफिट कमा लोगे, तो पार्टनरशिप की तरफ चले जाओ। एलएलपी की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है। अब जब मैं एलएलपी पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल ऐसे समझ आएगा, बस क्या बताऊं। चलो देखो, छोड़ो। ओके ओके ओके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जब आप बुक देखोगे ना तो आपको, चलो अभी रुको, एक मिनट बात करते हैं, पहले छोड़ो। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर सकता हूँ सोल प्रोप्राइटर में, बट मैं कंपनी के केस में भी, कंपनी केस में इंटरेस्ट वगैरह ट्रांसफर करना पब्लिक केस में पॉसिबल है, प्राइवेट केस में थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो जाता है बाय द शेयर ट्रांसफर डीड। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर में इकलौता बंदा मैनेज करता है, बट जो अपनी कंपनी वगैरह होती है उसमें वैसे मैनेज होता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह मैनेज करते हैं। तो देखो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। बट कंपनी के जो वो होते हैं, क्या लिख दिया मैंने, शेयर होल्डर है ये, शेयर होल्डर। एंड कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है वो होता है, वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सेट होता है मेंबर्स का जो कि कंपनी को गवर्न करता है, ठीक है। तो सुनो, जो कंपनी मैनेज करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, और कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स होते हैं। अब सुनो, तो कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पर जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट का काम करता है, और यहाँ पर जो मेजर काम करता है वो करता है, और बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं, मतलब इसके जो मेंबर्स हुए छोटे छोटे बच्चे को पार्टनर्स, वो बेचारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट में ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, अपने हाथ में चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की तरफ जाओ, बट अगर आपको मैनेजमेंट देना किसी और बंदे को तो आप कंपनी की तरफ चले जाओ। इसके अलावा अगर आपको सीक्रेट्स बना के रखने हैं तो आप कंपनी चूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए आपको थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट का कंट्रोल किसे चाहिए बताओ, तुम सोचो। अगर आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चाहिए तो कंपनी मत खोलना, ठीक। इसके अलावा देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की तरफ जाओ। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो आप कंपनी की तरफ आंख बंद करके चले जाना, ठीक। टैक्स की बात करूं तो टैक्स के बर्डन भी ज्यादातर कंपनी पर आते हैं। अब आप बोलोगे कंपनी तो बड़ी खराब चीज है, हम तो कंपनी को बड़ा अच्छा समझते थे, बट कंपनी के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब उसे कंप्लायंस बहुत होते हैं। बट एक सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी एक कंपनी हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का। कंपनी हजारों करोड़ों में खेलती है, करोड़ों में, मतलब 10-20 हजार करोड़, ये तो छोटी मोटी अमाउंट्स होती हैं कंपनियों के लिए। तो अगर आपको बहुत ही बड़े लेवल पे जाना है तो आपके लिए कंपनी से ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कंपनी में आपने जितना डाला है उससे ज्यादा डूबेगा ही नहीं। बट अगर आपको देखो छोटे लेवल पे खेलना है, बट आपको प्रॉफिट अपने हाथ में चाहिए सारा का सारा, तो आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो सुनो, अच्छा सुनो, बेटर क्या है, 1 लाख का 100% प्रॉफिट आप रख लो, 1 लाख का 100% प्रॉफिट आप रख लो, या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर 100 करोड़ का, नहीं 100 नहीं, 1000 करोड़ का 20% आप रखो। बेटर क्या है, नहीं बताओ आज तुम बता दो, 1000 करोड़ का 20% अपने पास रखूं या 1 लाख का 100% अपने पास रखूं। ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन, दैट्स वाई हम कंपनी की तरफ जाते हैं। आई होप समझ में आया हो। तो अलग अलग साइज और स्ट्रक्चर के बेस पर, साइज और नेचर के बेस पर अलग अलग फॉर्म को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दो चीजों पर मैं अभी चर्चा करूंगा, बट मेरे को पहले आगे बढ़ने दो। देखो अब हम लगभग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब सुनो, तो पार्टनरशिप का मतलब हुआ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। पार्टनरशिप गवर्न होती है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटर के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है, सोल प्रोप्राइटर अपनी मर्जी से होता है। बट ये जो पार्टनरशिप होती है ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की होती है। ये वाला शब्द आप अगर पार्टनरशिप में छाप के आ गए तो ये समझ लो पार्टनरशिप में पूरे नंबर, मतलब डिफाइन अगर आई और आपने ये शब्द लिख दिया तो समझ जाना हो गया काम। वॉलेंट्री, अरे यार, वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, नहीं वो नहीं। तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की पार्टनरशिप होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, साफ सीधी बात है, उसमें कोई शक की बात है नहीं।
मेरे को नहीं लग रहा कोई शक होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होते हैं। अगर देखो प्रॉफिट कमाना आपका मेन मोटो है ही नहीं तो आप एनपीओ खोल लो ना, पार्टनरशिप क्यों खोल रहे हो? प्रॉफिट कमाना अपना मेन एम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रॉफिट मोटिव होना ही चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आपका मेन मोटो प्रॉफिट ही नहीं है, अगर आपका मेन मोटो प्रॉफिट ही नहीं है, देखो प्रॉफिट के अलावा और भी मोटिव हो सकते हैं अपने, ये चारों ग्लोबल वाला भी, अगर वो सारे मोटिव भी हैं आपके, वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मेन मोटो होना चाहिए प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप नहीं खोल रखी या प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं खोल रखी तो क्यों खोल रखी है? बंद कर लो ना, एनपीओ खोलो आप, आपके लिए बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो बिजनेस मोटिव होना चाहिए। बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी, इस बात का ध्यान। सुनो, मैंने एक घड़ी बेचने के लिए पार्टनरशिप खोल ली, नहीं चलेगा। घड़ी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, एक घड़ी बेच के मैं बिजनेस थोड़ी खोल सकता हूँ, ऐसा थोड़ी बोल दूंगा एक घड़ी बेच दी तो बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया। तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है अपनी डीलिंग्स में, आपको अपनी डीलिंग्स में कंटिन्यूटी रखनी होती है। दैट्स वाई जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं और लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनरशिप कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है, एक से ज्यादा बंदा स्टैब्लिश कर सकता है, फंड आसानी से आ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एम्प्लॉयज भी आसानी से आ जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में स्किल बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग लेकिन लेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं सोल प्रोप्राइटर में देखूं, डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है, कभी भी कोई भी ले सकता है। इसके अलावा देखें तो डिसीजन को शेयर करना पड़ता है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, हो सकता है पार्टनर एग्री ना करें, हो सकता है मेजोरिटी अचीव भी ना हो सकता है मेरे को किसी और बंदे को पार्टनर बनाना है बट लोग मना कर रहे हैं तो नहीं बना पाऊंगा। तो कई तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, जैसे जनरल पार्टनरशिप जहाँ पे सब लोग बस ऐसे ही आ गए साथ में, जब तक चल लिए मतलब चलने दो अनलिमिटेड टाइम के लिए। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लिमिटेड पार्टनर में कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी को हम लिमिटेड कर देते हैं। मतलब ऐसा कि अगर लायबिलिटी आई तो इन बंदों की नहीं आएगी, ये जो 3-4 बली के पकड़े होंगे ये फंसेंगे, ठीक। इसके अलावा देखो एलएलपी को अभी हम डिस्कशन से थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहे हैं, अभी इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। देखो एलएलपी पे अभी हम चर्चा करेंगे। देखो छोड़ो, देखो कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। जिस दिन आप कंपनी को रजिस्टर करवा दोगे बाय लॉ, जिस दिन आप कंपनी को जाके आरओसी को रजिस्टर करवा दोगे, उस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार मतलब वो पर्सन, रजिस्टर ऑफ कंपनी मतलब वो रजिस्टर जहां पे कंपनीज के नाम होते हैं। तो अगर रजिस्ट्रार आपका नाम उस रजिस्टर में चढ़ा देगा तो उस दिन कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की पर्सनैलिटी मिल जाती है। कंपनी को ऐसा मान लिया जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी के कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। कंपनी कैन स्यू, कंपनी कैन फाइल अ केस, एंड कंपनी पर भी आप केस फाइल कर सकते हो। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन होती है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। आपने अगर मेंबर्स पर केस करा है, सॉरी कंपनी पर केस करा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने मेंबर्स पर केस करा है, ठीक। अगर आपने कंपनी को पैसा दिया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेंबर्स ने पैसा लिया है। अब देखो अगर फ्रॉड वर्ड कर दिया मेंबर्स ने तो हम कंपनी और मेंबर्स को एक मान लेते हैं, बट अगर फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो आप उससे कंपनी को अलग मानोगे और मेंबर्स को अलग मानोगे। इनकॉर्पोरेशन बाय लॉ होता है, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को बनाना। इसकी प्रोसेस एक बार जरा देख लेना, चलो मैं दिखा दूंगा अभी, छोड़ो। पहले देखो परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी लगातार कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहती है जब तक कि बाय लॉ उसे वो बंद ना कर दिया जाए। तो देखो कंपनी जो होती है वो पैदा भी बाय लॉ होती है, बॉर्न बाय लॉ होती है, और उसे लॉ ही खत्म करता है, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के केस में। इसके अलावा देखें कंपनी की कॉमन सील होती है, बट कॉमन सील आज की डेट में ऑप्शनल हो गई। वो सील नहीं होती यार, थप्पा लगा देते हैं वही, वो सील जो होती है वो आज की डेट में ऑप्शनल हो गई है। आज की डेट में या तो 2 डायरेक्टर साइन कर देते हैं या फिर आप उससे साइन करवा सकते हो। एक सीएस अभी क्या बोल रहा हूँ, सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, सीएस जैसे ही सीए जैसे ही कोर्स होता है सीएस, उसके वो भी सर्टिफाई कर सकता है कॉमन सील की जगह। एक या तो 2 डायरेक्टर से करवा लो या एक सीएस और एक डायरेक्टर से करवा लो। देखो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर कर सकती है, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक चीज होती है लिस्टेड कंपनी। अभी लिस्टेड कंपनी किस चिड़िया का नाम है समझना जरा। हमारे पास बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा और भी दिल्ली वो लगा लो है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। कोलकाता बोल रहा हूँ यार, कौन सा है, हाँ जो भी यार स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं हमारे यहाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा देती है कि मेरे को
पब्लिक से पैसा उठाना है, मेरे को शेयर लिस्ट करने हैं, मेरे को शेयर बाजार में उतारने हैं, ऐसी कंपनी को मैं बोलता हूँ लिस्टेड कंपनी। आई रिपीट, ऐसी कोई कंपनी जो इस बात को लिस्ट करवा ले कि मेरे को पब्लिक से पैसा उठाना है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी कंपनी को मैं बोलता हूँ लिस्टेड कंपनी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो फीचर डिसफीचर आप देख लेना। कंपनी का सबसे बड़ा फीचर होता है लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वहां पे इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप अपने हिसाब से ऑपरेशंस को प्लान कर सकते हो। बट कंपनी केस में आरओसी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। इसके अलावा एज पर लॉ कंपनी एक्ट 2013 जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, करना पड़ेगा। तो देखो ये सब छोड़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी बता दूं क्या? हाँ यार भाई, होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अगर इस कंपनी ने इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं या 50% से ज्यादा वोटिंग राइट ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोल देंगे ये होल्डिंग कंपनी इसकी, ये कंपनी इसकी सब्सिडरी है और ये इसकी होल्डिंग है। एग्जाम पॉइंट से इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है, छोड़ सकता। बीकॉम पॉइंट से कुछ ऐसा है नहीं इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो वही चीज है यार, इन सब कामों के लिए मेंबर साथ आ जाते हैं, मेंबर साथ मिलके अपना काम कर देते हैं। जो वीकर सेक्शन वगैरह होते हैं वो अपने मेंबर्स को प्रमोट करने के लिए कर देते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होती है जहां पर हम छोटे मोटे प्रोड्यूसर को वो करते हैं, जैसे अमूल सबसे बेस्ट एग्जांपल। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जहां पर हम सुपरमार्केट वगैरह खोल देते हैं अपने कंज्यूमर के लिए, उनको हम सस्ते में दे देंगे, बाकी लोगों को थोड़ा महंगे में दे देंगे। इसके अलावा देखो क्रेडिट यूनियंस जहां पर बहुत सारे लोग साथ मिलकर के अपने ही मेंबर्स को लोन बांटते हैं। इसके अलावा देखो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर मार्केटिंग में नेम होता है, वही चीज है यार। हाउसिंग सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोलेगांव, ऐसी सब चीजें हैं। चलो ये टॉपिक खत्म होता है, अब आ जाओ अपने सबसे मेन मुद्दे पर। आखिर है क्या ऐसा इन दोनों में जो हम इन्हें निगलेक्ट कर रहे थे? इससे अभी मैंने सब बात कर ली आपके साथ, बस ये दो चीजों के बारे में बात नहीं करी, एलएलपी ओपीसी, इनके बारे में बात नहीं करी। क्यों नहीं करी ये समझना। अच्छा मेरे को 3 क्वेश्चन और दिखवाने हैं, अब जल्दी जल्दी कर लो तो दिखा दूंगा। पहले सुनो एलएलपी कंपनी का मेन फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी अलग है मेंबर्स अलग है, ठीक। पार्टनरशिप का सबसे मेन फीचर क्या है? इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, मेरे को लॉ की ज्यादा सुनने की जरूरत है नहीं। कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कंप्लायंस बहुत में, बार बार लॉ को फॉलो करना पड़ता है। कभी इसका फॉर्म भरते रहो, कभी उसका फॉर्म भरते रहो, कभी आरओसी को बताओ, कभी सेबी को बताओ, कभी मेंबर्स को बताओ, कभी साइट पे डालो, कभी गवर्नमेंट की साइट पे डालो। बहुत काम है यार, कंपनी कौन खोले, इतने झंझट है। और पार्टनरशिप के सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो हमारे एलएलपी भाई ने इन चारों प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाल दिया। तो देखो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए जिंदगी में? मैंने जितना डाला उससे 1 पैसा ऊपर नहीं ले सकता, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं देखूं लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड होने के अलावा जो अपनी एलएलपी है उसमें देखो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट चलती है, एज पर एग्रीमेंट चलती है। तो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एलएलपी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, लो मैंने पूरा ही लिख लेना, इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। इसके अलावा क्या है? मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अरे अरे अरे, पार्टनरशिप में तो लिमिट थी मेंबर्स की, पार्टनरशिप में मेंबर्स की लिमिट थी 50 थी ना वहां पार्टनरशिप में मेंबर्स की लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट है ही नहीं। और कंपनी के केस में लिमिट कितनी होती है? पब्लिक कंपनी के केस में नो लिमिट, एंड प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट होती है 200 की, ठीक है। लेकिन उस 200 की लिमिट में मैं एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करता, और इसके अलावा देखा है, हाँ एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करता, बहुत चीजें यार वो छोड़ो टॉपिक नहीं है अपना। तो उन 200 की लिमिट में मैं एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करता, एक चीज ये। अब सुनो चौथी वाली चीज क्या हुई? चौथी चीज ये हुई कि हाँ कंप्लायंस काफी कम होते हैं। अगर मैं कंपनी के कंपैरिजन में करूं तो लॉ का कंप्लायंस यानी कि फॉर्म वॉर्म भरना ये थोड़ा सा कम होता है, एक फायदा ये रहा। अबे ये तो मेन चीजें हो गई सारी। हाँ हाँ, अभी और एक फायदा है, देखो इसमें होता है परपीचुअल सक्सेशन।
परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहेगी जब तक लॉ ना मना कर दे। अरे बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एलएलपी चलती है, ठीक है। तो मतलब लॉ का भी काम नहीं, इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, लायबिलिटी भी लिमिटेड रही, बात खत्म। और क्या चाहिए बताओ तुम, चाहिए क्या है जिंदगी में, बस इतना ही चाहिए होता, हो गया लो। चलो अब देखो ये ओपीसी क्या है। सोल प्रोप्राइटर को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए कॉर्पोरेटाइज्ड। कॉर्पोरेट क्या होता है? कॉर्पोरेट शब्द लिया गया है बॉडी कॉर्पोरेट से। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी प्लस एलएलपी। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी प्लस एलएलपी। ये जो ओपीसी है, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। ये जो 1% कंपनी होती है, 1% कंपनी एक तरह सोल प्रोप्राइटर का जुड़वा भाई है, ये मान के चलना। इसमें बेटर तरह से काम हो सकता है सोल प्रोप्राइटर कंपैरिजन में। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, बट ओपीसी केस में आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो एज अ कंपनी, तो आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रही, इसके अलावा आपका घर बार नहीं जाएगा। बट देखो कंपनी है तो कंपनी को कंप्लायंस तो करना पड़ेगा, तो आरओसी वगैरह को थोड़ी बहुत चीजें बतानी पड़ेंगी। इवन ये बोलते हैं ये लोग कि आप इकलौता बंदा है ना, तो ऐसा करो आप मीटिंग के मिनट्स लिख दो। मीटिंग में जो बातें, मतलब आप अपनी मीटिंग बुला लो, मतलब एक बंदा अपने आप से बात करेगा, तो ऐसी बातें भी आ जाती हैं। चलो छोड़ो, सुनो, ये आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलो अभी करा दूंगा, छोड़ो। अब मैं आपको कुछ अलग जगह ले चलता हूँ। मेरे को 1-2 क्वेश्चन कराने हैं आपको अपनी तरफ से, जो थोड़े चांसेस हैं पेपर में आने के। रुको दिखाता हूँ। हाँ देखो, पहले तो देखो पार्टनरशिप को अभी हमने बोला कि रजिस्टर कराना ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। मैंने अभी आपसे बोला पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना ऐसा कुछ जरूरी है नहीं, बट पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने के लिए ये लोग प्रेशर डालते हैं कि आपको करवानी पड़ेगी। कैसे प्रेशर डालते हैं समझना। तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप नहीं बनाओगे, मतलब रजिस्टर नहीं कराओगे, तो क्या होगा, आप किसी भी केस में सूट फाइल नहीं कर सकते हो। किसी भी केस में आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। सूट मतलब केस, आप केस नहीं कर सकते हो किसी बंदे पर, ना आप सेट ऑफ कर सकते हो। अभी सेट ऑफ की चिड़िया का नाम समझना। सपोज मेरे को आपको देने हैं 100 रुपए। सपोज, अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड, हो जा। सपोज मेरे को आपको देने हैं 100 रुपए और मुझे आपसे लेने हैं 80 रुपए। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करा रखा है, तो आप मेरे को ये सेटल नहीं कर सकते। सेटल नहीं कर सकते का क्या मतलब हुआ, आप मेरे को 20 रुपए ऐसे नहीं दे सकते। अब देखो इसमें इन्होंने 100 रुपए की लिमिट लगा रखी है। 100 रुपए की लिमिट मतलब ये जो 20 रुपए वाला अमाउंट है, ये 100 रुपए से कम हुआ तो ऐसा सेटल कर सकते हो। अगर ये 100 रुपए से कम, अगर 100 रुपए ज्यादा हुआ तो आप इस तरह सेटल नहीं कर सकते। तो मतलब ये चीज है। अच्छा समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। आपको मुझसे लेने हैं 100 रुपए, नहीं आपको मुझसे लेने हैं 1000 रुपए। अगर आपको मुझसे लेने हैं 1000 रुपए और आपको मुझे देने हैं 800 रुपए, मुझसे लेने हैं 1000 रुपए और देने हैं 800 रुपए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा 200 ले लो। ये चीज नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, ये इनसे पूछो जाके। क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं कराई ना फर्म, तो आप ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो, तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते किसी दूसरे पार्टनर के प्रति। देखो फर्म किसी तीसरे बंदे पर केस नहीं फाइल कर सकती। फर्म जो होगी मेरी, एक सेकंड, ये जो मेरी फर्म है, ये इरेजर से क्यों लिख रहा हूं मैं, ये जो मेरी फर्म है, ये मेरी फर्म किसी थर्ड पर्सन पर केस फाइल नहीं कर सकती। थर्ड पर्सन पर केस फाइल नहीं कर सकती। इसके अलावा हम पार्टनर्स आपस में केस फाइल नहीं कर सकते। हम पार्टनर्स आपस में केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो फर्म सेट ऑफ भी नहीं कर सकती। मतलब ये जो 800 और 1000 रुपए वाली बात थी ना, कि 1000 लेने हैं और 800 देने हैं तो 200 रुपए सेटल कर लो, ये वाला काम फर्म नहीं कर सकती। कितने तक नहीं कर सकती, मोर देन 100 रुपए के लिए।
100 रुपए से ज्यादा के लिए ये वाला काम नहीं कर सकती। मतलब अगर जैसे 900 लेने होते तो बच्चे 100 रुपए, तो 100 रुपए का काम वो फर्म कर सकती थी, वरना फर्म नहीं कर पाएगी। बट क्या है, थर्ड पार्टी इस पर केस कर सकती है? हाँ कर सकती है। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म एट एनी टाइम। थर्ड पार्टी के राइट थोड़ी खराब कर दोगे, थर्ड पार्टी थी थोड़ी बोल दोगे हमने रजिस्टर ही नहीं कराया। देखो ये चीज है, थर्ड पार्टी केस कर सकती है, आप अपने पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, आप केस लेके नहीं जा सकते किसी भी कोर्ट पर किसी थर्ड पार्टी के प्रति, और आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अमाउंट का। बस ये चीज है। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और दिखाना चाहूंगा। रुको एक सेकंड, रुको पीडीएफ को शायद मेरे पे, बस 2 मिनट और रुक जाना। एक दो टॉपिक और हैं, अब जब इतना करा है तो वो भी कर ही लें, क्यों छोड़ने। कंपनीज एक्ट, नहीं रुको उससे दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकना बस। कंपनीज एक्ट सेक्शन 7। अच्छा सेक्शन वैक्शन आपको याद होंगे भी नहीं, करना भी मत, कोई वो जरूरी नहीं है। वैसे एक चीज बता दूं, ये वाला जो सेक्शन है, इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन है 69, ये वाला याद रहेगा। चलो सॉरी, हाँ याद रहेगा, मतलब क्यों रहेगा वो आपको पता ही है। चलो आ जाओ देखो। हाँ कंपनी में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन 7 ऑपरेटिव हो जाता है। सेक्शन 7 किसका? कंपनी एक्ट का। कंपनी एक्ट 2013। पार्टनरशिप पे लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज पे लगता है, सोल प्रोप्राइटी के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, शायद 1954 का, मेरे को कंफर्म नहीं पता। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, ठीक है। एचएएफ के लिए लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो देखो ये चीज रही। तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है और मेमोरेंडम वगैरह फाइल कर देना है। इसके अलावा देखो डिक्लेरेशन लगेगी, एक डिक्लेरेशन मतलब जैसे आप नोटरी वगैरह पे लिखवा लेते हो ना, वो डिक्लेरेशन किसकी लगेगी? एडवोकेट की, सीए की। कंपनी रजिस्टर करने की बात चल रही है, देखो सुनो, कंपनी को रजिस्टर करने की बात चल रही है, तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे? मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम बाहर के मुद्दों के लिए होता है, आर्टिकल कंपनी के अंदर के मुद्दों के लिए होता है, इन्हें रजिस्टर कराना होता है। डिक्लेरेशन लेते हैं हम इन लोगों से, एडवोकेट, सीए वगैरह से, कि इन्होंने ढंग से काम करा है, सारे रूल वगैरह को कंप्लाई कर दिया है, किसी भी तरह का कोई घोटाला वगैरह नहीं करा है। एंड इसके अलावा हम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से भी डिक्लेरेशन लेते हैं। मतलब हम उन मेंबर्स से, जिन लोगों ने मेंबरशिप ऑफर करी है अपनी कंपनी को, वह कंपनी के मेंबर से डिक्लेरेशन लेते हैं। इसके अलावा एड्रेस चाहते हैं सबके नाम, सबकी सब कुछ, जितनी भी तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हारे घर से लेके, परिवार से लेकर के तुम्हारा एड्रेस वेड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ जाता है। तभी तो बोला कंपनी खोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा एंड इशू कर देगा एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, एंड दे देगा एक सिन। देखो सुनो, सिन क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का अपना खुद का नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर आइडेंटिटी, हर कॉर्पोरेट, हर बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि हर कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो उसे आइडेंटिटी देने के लिए एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखो जरा, तो इससे कंपनी क्या करेगी? प्रिजर्व करके रखेगी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे 447 में लपेट डालो। 447 में वो दे रखी है पेनल्टीज बहुत सारी। चलो छोड़ो, सुनो। अच्छा हाँ ये सब आप छोड़ो। अब सुनो, कंपनी ने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, मतलब कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, तो क्या होगा? ट्रिब्यूनल उसे बंद करवा सकता है। सुनना, ट्रिब्यूनल के पास पावर चली आती है। ये ट्रिब्यूनल क्या है? एक चीज होती है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो क्या करता है? ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी तुम बंद हो जाओ, या कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल वो चेंज कर देगा, या कंपनी की लायबिलिटी ही अनलिमिटेड कर देगा। कंपनी बनाई क्यों? ताकि लायबिलिटी लिमिटेड रहे। उसने क्या करा? लायबिलिटी ही अनलिमिटेड कर डाली। कंपनी बनाने का फायदा क्या रहा? अब देखो, कंपनी का नाम काट सकता है डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, मतलब कंपनी को बंद करवा सकता है, कंपनी का नाम हटवा सकता है, जितनी मेहनत तुमने करी वो सब बर्बाद, कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है, और कोई अदर ऑर्डर एज में डीम फिट। अब ये वाइंडिंग अप क्या होता है? सुनो, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी की एसेट को बिकवा के कंपनी की लायबिलिटी को सेटल करवा देना। ये काम करवाता है एक ऑफिशियल लिक्विडेटर। जैसे मैं बात करूं, एक चीज होती है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड, उसमें सारी चीजें दे रखी हैं कि कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो जाती है,
कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रही होती है। कंपनीज जब अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रही होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी की एसेट को बिकवा देते हैं और उसे बिकवा के लायबिलिटीज को सेटल करवाते हैं। तो इतनी चीज है। तो ये हो गया। तो अब मैं जरा बस एक बार देख लूं और क्या है क्या। हाँ, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, एक तो आप प्रॉफिट को देख लेना कि प्रॉफिट कौन कौन शेयर करता है। इसके अलावा जो इसका मेन मुद्दा होता है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का, वो होता है रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज। इसका मेन मुद्दा होता है रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना, रियल रिलेशन ऑफ पार्टीज को देख लेना। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना। इसके अलावा आप देख लेना उससे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी को। अगर देखो, सुनो अभी बताता हूं। म्यूचुअल एजेंसी, अगर देखो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पार्टनरशिप हो गए, ठीक है। अगर आपके बीच में एजेंसी का प्रिंसिपल है, मतलब मैं तेरा एजेंट तू मेरा एजेंट, अगर आपके बीच में ऐसा वाला रिश्ता है तो आप पार्टनरशिप हो गए। इसके अलावा अगर आपके बीच में रियल रिलेशन दिख रहा है, अगर कोर्ट को आपके बीच में रियल रिलेशन दिख रहा है तो हम बोल देंगे कि आप पार्टनर हो। अच्छा, पार्टनर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही तो पार्टनरशिप टेस्ट करेंगे। तो बिजनेस हो, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होता हो, प्रॉफिट शेयर होता है, रियल रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है और म्यूचुअल एजेंसी है लोगों के बीच में, मतलब एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं, तो हम बोल देंगे कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है। अब सुनो, ये जो चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटन दोनों तरह का हो सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ। अब मैं 1 सेकंड देना बस मेरे को, मैं बस देख लूं कुछ रह गया हो तो। अब सुनो, सोल प्रोप्राइटर से क्वेश्चन आएगा, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। सुनो, एक पर्सन का बिजनेस सबसे बड़ा हो, मतलब सोल प्रोप्राइटर के बारे में बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसका कंट्रोल बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो इकलौता बंदा है, जैसे चाहे वैसे बिजनेस चला ले। तो आप सोल प्रोप्राइटर के फायदे बता दो कि सोल प्रोप्राइटर में ऐसा होता है, फायदे होते हैं कि मतलब आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। इसके अलावा उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे चलता है। अपनी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है मर्जी, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे चलता है, साफ सीधी बात है। तो मन मर्जी वाला इंसान है, क्विक डिसीजन हो जाते हैं, उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता, ऐसी वाली चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा देखो तो आप, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर लेता हूँ तो मेरे को बिजनेस ट्रांसफर करना आसान पड़ जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर सोल प्रोप्राइटर के फायदे आसानी से लिख सकते हो। इवन मैं बोलूं किसी के भी फायदे, किसी के भी नुकसान, किसी का कुछ भी पूछे, आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ भी लिख सकते हो। चाहे कंपनी के फायदे पूछे तो भी, पार्टनरशिप के फायदे पूछे तो भी, ओपीसी 1% कंपनी, सब कुछ। अब सुनो, अच्छा एक चीज और बता दूं, एलएलपी जो होती है ये होती है हाइब्रिड ऑफ, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, वही जेनेटिक इंडस्ट्री याद आ गया ना आपको, ठीक है। हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये जो एलएलपी होती है कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर होती है, ठीक है। बट मेजर जो फीचर्स रहेंगे वो रहेंगे इस कंपनी के, मेजर फीचर्स रहते हैं कंपनी के, मतलब कंपनी वाले फीचर्स तो आप एलएलपी में छाप ही दो, परपीचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंटिन्यूअस जो होता है वो चीज, इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं कंपनी की वो सब आप छाप सकते हो बड़े आराम से एलएलपी में, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो पार्टनरशिप के फायदे डिसएडवांटेज सब देखते हैं। हाँ, ये चीज थोड़ी सी दिख जाना, सेक्शन 69 आपकी बुक में सेक्शन 60 दे रखा है तो देख लेना, मतलब सेक्शन 69 है, ये गलत दे रखा है उसमें। इसके अलावा देखें तो चलो चलो बहुत है, एक शब्द बता दे रहा हूँ, नहीं छोड़ो नहीं बता रहा। अब आपका काम इतना है, अब आपका काम बस इतना है कि आप ये 2 क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, मतलब अपने आप तैयार कर लोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। अबे टेक्स्ट बॉक्स आ जा, कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, क्यों नहीं आया, कहाँ गया? अरे छोड़ो यार, मैं ही करा दे रहा हूँ।
अब वो भी बोल रहा है तुम ही करा तो पहली बात तो ये बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो फॉर्मेशन इजी रहती है, आपको बस एक बार रजिस्टर कराना है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, बाकी आपका काम हो जाता है। कोई भी मेंबर आ सकता है, कभी भी जा सकता है, जैसे मतलब एक तरह से क्लब की तरह मान लो, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एक तरह से मैं एग्जांपल लेके रखूं तो गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक तरह से आप ये मान लो, तो कोई भी घर ले सकता है आसानी से। इसके अलावा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे आपने देखा हो हमेशा सोसाइटी की मीटिंग होती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, जितना आपने डाला उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। इसके अलावा स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा देखें तो इकोनॉमिक ऑपरेशन में उससे पूछ के होते हैं मेंबर्स वगैरह से। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है अगर आपको ग्रांट आती है तो, ग्रांट नहीं आती तो अलग बात है। मैनेजमेंट कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, क्या ही मैनेज करना है यार, मेंबर्स हैं अपना खुद ख्याल रख लेंगे, आपको क्या लेना देना। इसके अलावा सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि इनका मेन एम ही है मेंबर्स को सर्व करना। इसके अलावा मेंबर को सर्व हो जाता है और आप कई चीजें लिख सकते हो अपने आप से, मतलब हाँ, तो मतलब इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो, मेंबर्स का फायदा होता है और भी बहुत चीजें। तो ये चीज देख के जाना, मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को। अच्छा एक चीज और दिखा दूं बस, लास्ट चीज, इसके बाद हम अब सेशन को समाप्त करेंगे। तो क्या दिखा था, हाँ, डिफरेंस बिटवीन कंपनी, एलएलपी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सा वाला सही रहेगा, ये सही रहेगा क्या? एक सेकंड रुकना बस, अरे यार खुल जा खुल जा, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। अब यार दिख जाए, जल्दी खत्म करना है मेरे को। हाँ चलो ये ठीक है। पहले देखो लॉ, तो पार्टनरशिप में जो लॉ चलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी में चलता है 19 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे गलत लिख रखा है 2013 कर लेना इसको। इसके अलावा एलएलपी में चलता है एलएलपी एक्ट 2008। आपको एलएलपी दिखेगा 2009 में आया है, हाँ तो सही बात है, वो एक्ट 2008 में बना था, बट वो इफेक्ट में आया है 2009 से, इसमें कोई शक नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, बट हम आप पर प्रेशर डालेंगे कि आप रजिस्टर करवाओ, सेक्शन 69 और पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर आप थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है, आप थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, पार्टनर आपस में स्यू नहीं कर सकते, और सेट ऑफ नहीं कर सकते आप 100 रुपए से ज्यादा का, ठीक है। बट यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनी में, आरओसी को बताना पड़ता है, वो आपको रजिस्टर में रजिस्टर कर देता है। इसके अलावा एलएलपी को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन की है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा कंपनी जो है वो बाई लॉ बनती है, एलएलपी भी बाई लॉ बनती है। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, लिंक कंपनी और एलएलपी की होती है। देखो कंपनी और एलएलपी साथ साथ चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन पार्टनरशिप में नहीं होती, इसमें होती है, इसमें भी होती है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी पुरानी दे रखी है, आई थिंक फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, चलो छोड़। परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, सॉरी होता है, पार्टनरशिप में परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता, पार्टनर गया पार्टनरशिप गई, बट कंपनी के केस में परपीचुअल सक्सेशन होता है, एलएलपी केस में भी होता है। इसके अलावा चार्टर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे काम होते हैं, और यहाँ पर कंपनी में होता है एमओए और एओए, और एलएलपी केस में होता है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वही डीड यार डीड, यहाँ पे डीड बनेगी क्योंकि इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी ना जब डीड बनेगी, तो ये चीज है। तो एलएलपी एग्रीमेंट हो जाता है, इस डीड नहीं बोलते हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट बोलते हो, डीड भी बोलते हैं यार, एक ही बात है। कॉमन सील, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता क्योंकि पार्टनरशिप की अपने आप में कोई अलग पहचान है ही नहीं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहचान हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट नॉर्मली नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, इसीलिए आप अकाउंटिंग बुक में देखोगे पार्टनरशिप को भी अलग आइडेंटिटी ट्रीट करा गया है। तो अगर मैं देखूं कंपनी और एलएलपी को, तो कंपनी और एलएलपी केस में कंपनी अलग होती है मेंबर से, एलएलपी भी अलग होती है उसके पार्टनर से, इसीलिए कॉमन सील इनमें होती है, बट कॉमन सील आज की डेट में ऑप्शनल हो चुकी है। अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी केस में
कंपनी केस में कॉमन सील लगाई जाती है 2 डायरेक्टर्स के थ्रू, या एक CS और एक डायरेक्टर लगा दे। और LLP केस में कॉमन सील लगती है एज पर एग्रीमेंट, अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो। इसके अलावा देखें तो फॉर्मेलिटी, कंपनी के केस में और LLP केस में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होती है, इसके केस में ज़्यादा कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती, हम पार्टनरशिप को आसानी से रजिस्टर करा सकते हैं। ये चीज़ है। इसके अलावा मैक्सिमम मेंबर, इसमें लिमिट नहीं होती LLP में, कंपनी में लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी केस में 200 की, जिसमें हम एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। इसके अलावा पब्लिक कंपनी के केस में नो लिमिट, ठीक है। इसके अलावा देखें तो बाहर से लोग आ सकते हैं क्या? पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, LLP में आ सकते हैं और इसमें आ सकते हैं, कंपनी में। इसके अलावा ओनरशिप, पार्टनरशिप में जो ओनरशिप होती है वो पार्टनर्स की होती है एसेट में। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी बट नॉट ऑफ कंपनीज एसेट। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के एसेट के ओनर नहीं होते, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं LLP की, तो LLP में पार्टनर्स का योगदान होता है एसेट में, पार्टनर्स का राइट होता है एसेट्स में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या था? अच्छा बात तो सुनो, हाँ LLP में, सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने, LLP इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टनर, LLP independent of partner has ownership of asset. LLP has ownership of asset. Sorry, LLP केस में पार्टनर के पास वो राइट नहीं होता, जो राइट होता है वो LLP का होता है एसेट्स के लिए। बस इतनी चीज है। चलो आ जाओ। तो दैट्स हाउ हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको केवल और केवल एक बार पढ़ना है, रीडिंग लगानी है। इसके अलावा आप अगर बोलोगे तो नोट्स में डाल दूंगा, बट मैं ऐसे नहीं डालूंगा, मैं नोट्स डालूंगा मतलब थोड़ा बहुत कंपाइल करके, थोड़ी और चीज़ें डाल के। तो इसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, मैं परसों तक, मतलब जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसके साथ साथ में मैं नोट्स आपको दे दूंगा, बट अभी नहीं दे पाऊंगा। ये मतलब समझो जरा, मेरे को ऐसे नोट्स में आपको दे नहीं सकता, इसमें मैं और चीज़ें डाल के दूंगा। फिर अगर मेरे को अपलोड करना है तो ढंग से ही करूँगा फिर। तो इसके साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। आई होप आपने दोनों लेक्चर ढंग से देखे हो। अगर आपको लगता है कोई फीडबैक देना है मेरे को, किसी तरह का कोई वो देना है, किसी तरह का कोई सजेशन देना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन हैव इट एनी टाइम। और किसी भी दिक्कत के लिए कमेंट कर दो बस। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा बात सुनो। अगली क्लास में ये तीनों चीज़ें कवर अप कर लेंगे हम लोग, ये तीन, ठीक है ना, ये तीन कवर कर लेंगे। उसके बाद बस ये रह जाता है, तो परसों तक अपना सिलेबस हो जाएगा। परसों क्या है? परसों 28 तारीख, तो 28 तारीख तक हम ये खत्म कर देंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में।